अस्सलाम वालेकुम, बोलिए जो खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आइन की बालादस्ती के बगैर कोई इदारा नहीं चल सकता। आपका लीडर कुछ अरसे के लिए जेल में है, बर्दाश्त कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका केस मैरिट पर लड़े। बिलावल भुट्टो ने ऑपोजिशन को मशवरा दे दिया। पार्लियामेंट में अरकान से खिताब में कहा कि पीटीआई को असेंबली छोड़ने से मना किया, आज खुद भी भुगत रहे हैं और मुल्क भी। पीटीआई बानी का केस लड़े, लेकिन पहले ऐवान में आकर अवाम की खिदमत तो करे। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत को खबरदार किया कि आप भी वही करेंगे जो बानी पीटीआई ने किया तो कल आप और मैं भी जेल में होंगे। हुकूमत का काम सिर्फ ये रह गया है कि आज किसको बंद करना है। हमने सियासत को एक गाली बना दिया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अवामी मसाइल हल करने के बजाय जलसों में गालियाँ दें तो वो सियासत चमका रहे हैं। कौम के मुस्तकबिल क्या सोच रहे होंगे अपने कौम के मुस्तकबिल के बारे में। हमें देख के तो इनमें से एक भी सियासतदान नहीं बनना चाहेगा। हमने सियासत को एक गाली बना दिया। हमने इसी सियासत से हमारे अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना है, गुर्बत से निकालना है कि हम बाहर जो सियासत करें वो हमारा मर्ज़ी, यहाँ आके हमारा एक जिम्मेदारी बनता है। और अगर इनका सिर्फ यही जिम्मेदारी है कि गाली देना है, शोर शार करना है, जो पॉजिटिव किरदार है अपोजिशन का, जो जिम्मेदारी है कि आप हमें बताएं हमारा मुआशी पॉलिसी अगर गलत है तो क्या करना चाहिए। जिस सूबा का जिम्मेदारी उनके पास है वहाँ के अवाम के सबसे बड़ा मसला रोजगार, महंगाई, तालीम, सेहत, तहफ़्फ़ुज़, दहशतगर्दी का मुकाबला। हम इन बच्चे को कैसे डॉक्टर्स बनाएंगे, कैसे लॉयर्स बनाएंगे, कैसे इस मुल्क के लीडर्स बनाएंगे। इनकी जमात के सियासतदान जेल में हैं, ये ज़्यादा उस टॉपिक पे बोलेंगे, उस टॉपिक पे शोर करेंगे। और एहतजाज करना है बिल्कुल करें, रेड लाइन क्रॉस ना करें। अक्टूबर का नाम लेकर उम्मीदें वाबस्ता की जा रही हैं। ये सिलसिला चलता रहा तो आइन, इदारे और मुल्क नहीं चल सकेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी खबरदार कर दिया। कहा कि वज़ीर आला केपी और दीगर ने जलसे में अगर गलत ज़बान का इस्तेमाल ना किया होता तो ये वाक़या भी ना होता। जब आप रियासत और जमहूरियत को चैलेंज करेंगे तो ऐसा तो होगा। पीटीआई अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने हैं तो करें, हम जैसे को तैसा के हामी नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने अली अमीन गंडापुर को भी दो टोक पैगाम दे दिया। कहा, नवाज शरीफ की गिरफ्तारी पर हमने नहीं कहा था कि हम आएंगे और उन्हें अडियाला जेल से आज़ाद करा लेंगे। ये सिलसिला चलता रहा तो आइन, इदारे और मुल्क कैसे चलेंगे। कोई प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं इशू हुआ। हमने किसी स्टेज पे इस हाउस की के वकार की, इस हाउस की कदर मंजिलत की को अंडरमाइन करने की कोशिश नहीं की। हमारे दोस्त जो है 8 या 10 परसों गिरफ्तार हुए हैं। अगर आप उनके प्रोडक्शन ऑर्डर इशू करते हैं मुझे कोई इतराज़ नहीं। अगर परसों रात जो है को उसमें कोई लाइनें क्रॉस हुई तो उस दिन जलसे के अंदर तो कई लाइनें क्रॉस हो गई। आइन की, फेडरेशन की, इस मुल्क की इबादत की और इखलाक की तो बात जाने दें। पूरी क़यादत जो है पीपल्स पार्टी की और PMLN की जो है वो कैद रही, लेकिन हमने ये ज़बान नहीं बोली जो उस दिन ज़बान वहाँ पे बोली थी कि हम आएंगे और अडियाला जेल से उनको रिहा करवाएंगे। ज़रूर कराएं। यहाँ इस मुल्क में अदालतें मौजूद हैं। अगर कानून और आइन के मुताबिक जो है जो भी सिलसिला होता है वो सबको एक्सेप्टेबल होगा। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कौमी असम्बली में अपोजिशन के गिरफ्तार अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालबा कर दिया। कहा कि प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की यकीन दहानी कराई गई थी लेकिन अभी तक नहीं अमल दरामद किया गया। उन्होंने कहा कि सेशन के दौरान हमारे अरकान को पकड़ा गया। अली मोहम्मद खान ने यह भी कहा कि राना सना ये कहकर वज़ीर आज़म को नहीं बचा सकते कि पार्लियामेंट हाउस के अंदर उनका इख्तियार नहीं, पार्लियामेंट के बाहर पुलिस सिक्योरिटी होती है जो वज़ारत दाखिला के मातहत है। हमारे मेंबरान को यहाँ उठा के ले गए निकाब पहने हुए। हमारे मेंबरान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हों। अभी तक स्पीकर साहब के ऑर्डर्स पे इस्लामाबाद पुलिस ने, IG साहब ने, इस्लामाबाद इंतजामिया ने अमल नहीं किया। ये रनिंग सेशन था और हमारे मेंबरान को पकड़ पकड़ के बाहर उठाया जा रहा था। ये पार्लियामान की बेतौकीरी हुई है, इसलिए हमने इस पे स्टैंड लिया है कि ये जो इशू हुआ है इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। रियासत की भी बात होगी, विरासत की भी बात होगी, लेकिन इस वक्त आपके इस ऐवान के सिटिंग MNAs, अपोजिशन लीडर किधर हैं? क्यों हमारे मेंबरान यहाँ आ नहीं पा रहे? उधर स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने पार्लिमानी जमातों के दरमियान चार्टर ऑफ पार्लियामान की तजवीज़ दे दी है। अरकान असम्बली से उनका कहना था कि उस रात जो नहीं बताया वो किसी के सामने लाना भी नहीं चाहते। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि मैंने सिक्योरिटी सरबरा समेत मुतालिका अहलकारों को मुअत्तल कर दिया है। लाइट्स बंद करने पर CDA के अहलकारों का भी तबादला कर दिया गया। अयाज सादिक ने माजी का हवाला देते हुए कहा कि PTI के दौर में अटॉर्नी जनरल का एक ख़त आया था जिसमें कुछ अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी ना
نہ کرنے کی رائے دی گئی تھی۔ 3 مختلف اوقات میں پروڈکشن آرڈرز جاری کرنے سے روکنے کی تجویز دی گئی۔ میں ان خطوط سے اتفاق نہیں کرتا، اس رات جو ہوا اس کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ ہم آئین اور قانون کے مطابق چلتے ہیں۔ کمیٹی آج ہی بنائی جائے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے اسمبلی اجلاس میں شرکت کو تحقیقات سے مشروط کر دیا۔ حکومت کے سامنے 3 سوالات اور 3 مطالبات رکھتے ہوئے کہا کہ ہم بدلے پر اترے تو آپ لوگوں کے خلاف خیبر پختونخوا میں پرچے کرائیں گے۔ وزیر داخلہ نے کہا تھا کہ دہشت گرد ایک ایس ایچ او کی مار ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ حکومت ایک جلسے کی مار ہے۔ جلسہ بہانہ تھا، مقصد ہمارے ارکان کو اٹھانا تھا۔ میں نے سیوان کے فلور پہ بھی کہا تھا کہ ہم بھاگنے والے نہیں ہیں، لیکن جبری گمشدگیاں نہ ہو۔ ہم باہر سے اریسٹ نہیں ہوئے تھے، اس کی کوئی آپ کو مثال نہیں ملے گی۔ نقاب پوش آئے، ہر دروازہ کھولا گیا ہے۔ وہ چابیاں کس کے پاس تھی جو دروازے کھولتے تھے؟ وہ لائٹیں کس نے آپ کی؟ اس کے تہ تک جائیں۔ یہ ایک آئینی مسئلہ ہے۔ انٹیریئر منسٹر صاحب نے کہا کہ یہ دہشت گردی ایک سچو کی مار ہے۔ لگتا ہے یہ حکومت فقط ایک جلسی کی مار ہے۔ جب تک 10 سپٹمبر کی وقوع کا انکوائری نہیں ہوتی، کوئی ایم این اے ہمارا اس پارلیمنٹ میں شرکت اس وقت تک نہیں کرے گا، نہیں ہم آپ کی کمیٹیوں میں آئیں گے۔ اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام ایمن اس وقت گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ اگر یہ رائے رکھتے تھے اور آج وہ چیزیں ٹائم اور اسرائیل میں سب کے سامنے آ رہی ہیں تو ظاہر چیزوں کا کہیں نہ کہیں سے تناسب مل رہا ہے۔ دوسرے نمبر پہ مولانا عبدالستار عیدی صاحب جو تھے، جو ہم قومی ہیرو سمجھتے ہیں، وہ نان کنٹروورشل تھے، نان پولیٹیکل تھے۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس عمران خان اور حمید بلائے، انہوں نے مجھے کہا کہ جی بی بی شریف کی حکومت کو جو ہے ہم ریزالو کرتے ہیں۔ تو یہ شخص پرفیکٹ تھا۔ یہ 2018 میں کس طرح اقتدار میں لایا گیا، چھپا گیا، اب سو کالڈ اپنے آپ کو لیڈر کہتا ہے اور ایک پاپولرٹی انجوائے کر رہا ہے ڈیفینیٹلی۔ تو اب اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں پاپولر ہوں اور ملک کے ساتھ جو میں کچھ بھی کرنا چاہوں کر سکتا ہوں، اس دنیا میں کیسے نہیں سکتا۔ آپ دیکھیں کہ امریکہ میں ایک پارٹی پاپولر تھی، اس نے کیپٹل ہل پہ حملہ کیا تو 15 سال جو ہے وہ لوگوں نے جیلیں کاٹی۔ یہ نہیں کہ پھر میں پاپولر ہوں، میرے پاس اکثریت ہے تو جو ہے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ یہ شرجیل صاحب یہ کچرے کے حوالے سے جی کل بھی گولی مارنے کا واقعہ پیش آیا ہے، بچہ وہاں پر پورا ہوا ہے، میرا ٹائم 24 گھنٹے میں وہاں وہ مل نہیں رہا۔ اور دوسرے جو ہے نا اپوزیشن کی جانب سے ایسا ایکٹ میں کوئی ترجیح ہو رہا ہے وہاں سے وضاحت کے لیے۔ دو چیزیں، جہاں تک آپ نے کچرے کی بات کی، سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بن گیا، حالت واقعی بہت خراب تھی، اور سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بننے کے بعد اب ہر ضلع میں جو ہے سندھ سالڈ ویسٹ مکمل طور پر کام کر رہا ہے۔ ظاہر میں نے آپ کا بہت بڑا شہر ہے، بہت زیادہ پاپولر اس کی ہے، پاپولیشن ہے، اس کا انفلیکس ہے، لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں کہ کچرا کہاں پھینکنا جائے، کیا کیا جائے۔ جب آپ کو اب سہولت حکومت دے دی کہ آپ کا دروازہ ناک کر کے آپ کے گھر سے کچرا اٹھایا جا رہا ہے تو برائے مہربانی تعامل کرتے ہیں۔ لوگ کرتے ہیں کہ وہ ٹرمل نہیں کرتے، کسی ملازم کو بولتے ہیں سڑک پہ پھینک دیا، کسی نے کچرا اب گاڑی دیتے ہوئے کسی نے تھیلی پھینک دی، کسی نے کچرا پھینک دیا۔ وہ ہمارے پاس انفارچونیٹلی چیزیں باقی گورنمنٹ اربوں روپے خرچ کر رہی ہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پر، اربوں روپے، اور بہت سیریسنیس کے ساتھ اس پہ جو ہے کام چل رہا ہے۔ آپ کو ہر چیز نظر بھی آ رہی ہے، پراپر ویجیلنس بھی چل رہی ہے۔ گورنمنٹ جو ہے اس کا پورا فوکس ہے تو کچرا وہ دوسرا بتا تھا حصہ ایکٹ کے بارے میں۔ جی حصہ کے لیے پہلے ہر صوبے کا ایک نمائندہ جیسا تھا، ممبر تھا، سب چیزیں تھیں۔ اب جو ہے فیڈرل گورنمنٹ نے ایک نیا لے کے آ رہے ہیں کہ جی حصہ کا چیئرمین جو ایک بیوروکریٹ ہوگا اور وہ بیوروکریٹ ہونے کا چاہے گا۔ اس کو سندھ حکومت نے اس کی مخالفت کی ہے۔ 2 دن پہلے ایک ریزولوشن بھی سندھ نے پاس کیا ہے کہ اس کو سر موبائل پیچھے کر دیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام ایمن گفتگو کر رہے تھے، پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ 2018 کے الیکشن کیسے ہوئے سب جانتے ہیں، اسے اقتدار میں لایا گیا اور وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت معروف شخصیت ہوں۔ کچے کے علاقے کے حوالے سے ان سے سوال کیا گیا ایک صحافی کی جانب سے، جس میں انہوں نے کہا کہ کچے کے علاقے پر بہت فوکس ہے، آپریشن پر بہت سنجیدہ ہیں۔ مزید خبریں شامل کریں۔ آپ کو بتائیں کہ آئی ایم ایف کے مطالبے پر اسلام آباد کے گھریلو بجلی صارفین کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کا ریلیف پیکج ختم کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد کے صارفین 14 روپے فی یونٹ ریلیف سے محروم ہو گئے۔
IMF का मुतालबा हुकूमत ने मान लिया। इस्लामाबाद के सार्फिन बिजली बिलों में रियायत से महरूम। वज़ीर आला पंजाब के रिलीफ पैकेज के तहत इस्लामाबाद के 201 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन के लिए 14 रुपए फी यूनिट के रिलीफ का ऐलान किया गया था। आलमी मालियाती इदारे के दबाव पर फैसला वापस ले लिया गया। सराय के मुताबिक सितम्बर के बिलों में इस्लामाबाद के लाखों सार्फिन को अब ये सब्सिडी नहीं मिलेगी। बिलिंग सॉफ्टवेयर में तब्दीली के लिए अहकामात भी जारी कर दिए गए। सराय के मुताबिक इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को अब तक अगस्त में दिए गए रिलीफ के पैसे भी नहीं मिले। पंजाब के दीगर शहरों के सार्फिन के लिए बिजली बिलों में सब्सिडी 30 सितंबर तक बरकरार रहेगी। और कारोबारी दुनिया से खबर शामिल करें, आपको बताएं कि आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में बड़ी कमी आ गई है। लंदन ब्रेंट ऑयल दिसंबर 2021 में कम तरीन सतह तक गिर गया, जबकि जिसके बाद लंदन ब्रेंट ऑयल $3 सस्ता होकर $69.08 फी बैरल पर आ गया। अमरीकी खाम तेल भी 2023 की कम सतह $65.82 फी बैरल तक गिर गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज मंदी देखने में आई, जहां 100 इंडेक्स में 287 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद मार्केट 78,999 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रही है। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर की उड़ान को ब्रेक लग गया है। गुज़िश्ता रोज़ 5 पैसे कमी के बाद आज इंटरबैंक में डॉलर मजीद 7 पैसे सस्ता हो गया है और उसके बाद 278 रुपये पर पहुंच गया है, 55 पैसे पर आ गया है। वेलकम बैक। अहम खबर आपको देंगे, पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का 5वां केस रिपोर्ट हुआ है। लोअर दीर के रिहायशी मरीज के सफर की जो हिस्ट्री है खलीजी ममालिक की निकली है। मुतासरा मरीज तंदुरुस्त है, घर पर आइसोलेट कर दिया गया है, तर्जुमान वजारत सेहत की जानिब से बताया गया है। मरीज की क्या तफसीलात शेयर की गई हैं, मजीद तफसीलात जान लेते बोलने से नुमाइंदा महापारा जमान से। महापारा, अपडेट कीजिएगा। और अब बात करेंगे अजीम लीडर की। इत्तेहाद, यकीन महकम और तंजीम का पैगाम देने वाले कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी अनतक खिदमात, अज़्म हिम्मत से नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। पाकिस्तान का क़याम 19वीं सदी का सबसे बड़ा मौज़ा है। कौम आज उसी अजीम हस्ती मोहम्मद अली जिन्ना को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए 76वीं बरसी अक़ीदत व एहतराम से मना रही है। बात कर लीजिए अमरीकी सदारती इंतख़ाबात से मुतालिक। अमरीका में सदारती इंतख़ाबात 5 नवंबर को होंगे। सदारती उम्मीदवार ट्रंप और कमाला हैरिस के दरमियान पहला मुबाहिसा हुआ। एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बौछाड़ कर दी गई। ट्रंप ने कहा कि अगर कमाला हैरिस सदर बनी तो इजराइल तबाह हो जाएगा। अगर मैं इक़्तिदार में होता तो हमास और इजराइल जंग की नौबत ही ना आती। मैं रूस यूक्रेन जंग रोकना चाहता हूँ। कमाला हैरिस बोली, अगर ट्रंप सदर बने तो अमेरिका तबाह हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई प्लान नहीं। और जाते जाते न्यूयॉर्क फैशन वीक अपनी पूरी आबोताब के साथ जारी है। सियाह और सफ़ेद रंग के कपड़े पहने मॉडल्स ने समा बांध दिया है। फैशन शो देखने के लिए मारूफ हॉलीवुड अदाकार समेत अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। कुछ झलकियां आपके साथ शेयर करें। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए फोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।